ओके गाइस, तो अब हम बात क्या करने वाले हैं। टॉपिक है हमारा मोलालिटी। ठीक है, इसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है? अब क्या है वो बात कर लेते हैं थोड़ा सा। क्लियर? तो ध्यान दिया जाए, पिछले क्लास में हम लोग मोलारिटी पढ़े थे, वहां मोल्स पर लीटर था। ठीक है, अब ये टर्म क्या आ रहा है, यहाँ पर मोलालिटी आ रहा है। मोलालिटी फिर आएगा मोल फ्रैक्शन, तब हम लोग नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे। क्लियर है? और नॉर्मेलिटी बोला जाए ना तो वो सबसे एडवांस वर्जन करते हैं। सुनिए, एडवांस तरीका है किसी को, कोई भी इक्वेशन को, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, सॉल्यूशन बेस्ड है, तो हम डायरेक्ट नॉर्मेलिटी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब किसी क्वेश्चन को ना बहुत घूम के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्या है, नॉर्मेलिटी बिल्कुल डायरेक्ट तरीका, सीधा तरीका है। और एग्जाम में हम क्या काम करते हैं, सीधा तरीका यूज करते हैं जो हमको जल्दी आंसर आए। तो अभी फ्री बैठे हुए हैं, है ना, मतलब कोई तरीका, अभी प्रैक्टिस चल रहा है, तो हम बहुत अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, मोल्स निकालते हैं, मोलारिटी निकालते हैं, है ना, जो भी तरीका है सब यूज कर सकते हैं। बट जैसे ही हम एग्जाम के बारे में सोचेंगे तो हम कौन सा तरीका यूज करते हैं, जो सीधे आंसर आए। मतलब हमने अभी तक जितना पढ़ा है उसका जो बेस्ट एप्लीकेशन है वो एग्जाम में देना है। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या देखा जाए, यहाँ पर मोलालिटी देखते हैं क्या है। तो मोलालिटी बस यही एकमात्र ऐसा फॉर्मूला है ना, जितना भी हम लोग फॉर्मूला देखेंगे उसमें, सॉरी ये स्मॉल एम, सिर्फ यही एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें नीचे सॉल्वेंट आएगा। बाकी सब में सॉल्यूशन आया है, बट इसमें क्या आएगा, इसमें सिर्फ ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें सॉल्वेंट आएगा। तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ ऊपर लिखा जाता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इस बात का ख्याल रखना है। क्या, ऊपर मोल लगाएंगे और नीचे केजी लगाएंगे, और वो केजी किसका, ये सॉल्वेंट का। तो यूनिट क्या बनेगा इसके हिसाब से, फिर हम इसको बोलेंगे इट इज मोल पर केजी। मोल सॉल्यूट, केजी सॉल्वेंट का। क्लियर है? जैसे अब इसके लिए क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। अब फिर से क्वेश्चन है कि 4 ग्राम ऑफ NaOH, क्लियर, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। इस क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ना, मतलब क्वेश्चन तो सब केयरफुली पढ़ना है, बट मोलालिटी वाले क्वेश्चन को ज्यादा केयरफुली पढ़ना है। यहाँ ये भी लिख सकता था कि 4 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो जैसे ही 4 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन की बात होती है ना, पूरा मामला पलट जाता है। क्या होता कि हम पूरा सॉल्यूशन 4 ग्राम है, उसमें सॉल्यूट, सॉरी पूरा सॉल्यूशन क्या है 100 ग्राम है, उसमें यहाँ पर सॉल्यूट 4 ग्राम था अगर सॉल्यूशन दिया होता तब। लेकिन यहाँ क्या किया है, यहाँ है वाटर ही 100 ग्राम रखा है, तो पूरा सॉल्यूशन तो 104 ग्राम का बन गया। हमको पूरे सॉल्यूशन से यहाँ मतलब नहीं, हमको मतलब है वाटर, सॉल्वेंट से और सॉल्यूट से। तो देखते हैं अब मोलालिटी क्या आता है। तो मोलालिटी फिर वापस से वही फॉर्मूला यूज करना है जो हम लोग मोलारिटी के टाइम काम किए थे। यहाँ मास दिया है तो इसके मोल्स को चेंज कर लेते हैं, है ना, मोल्स में चेंज कर लेते हैं। मतलब गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स, इनटू यहाँ पर मास दिया हुआ है ग्राम में, तो यहाँ पर क्या ले लेते हैं, मास ले लेते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट किस में, ग्राम में अगर दिया है तो ग्राम में लिख दिया जाए। इसको केजी में कैसे चेंज करेंगे, तो इसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो वो 1000 ऊपर चला जाएगा। ये रहा फॉर्मूला, मतलब इस फॉर्मूले में लगा दिया जाए जितने वैल्यूज दिख रहे हैं। गिवन मास 4 ग्राम, इसका मोलर मास 40 ग्राम इंटू 100 ग्राम, ऊपर 1000 केजी में आ गया, मोल पर केजी बन गया। 2 0 कैंसिल, 1 0 1 0 4 4 कैंसिल, इट इज इक्वल्स टू 1 m। सॉल्यूशन की मोलालिटी होगी। ठीक है,
तो मोलैलिटी में बस यही एक काम करना होता है। अब मोलैलिटी और अगर मोलैरिटी में रिलेशन पूछा जाए, जो पिछले लेक्चर में पढ़े थे मोलैरिटी, तब क्या देखेंगे? अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन किसका किसका, कैपिटल एम और स्मॉल एम। ये मोलैरिटी है, ये मोलालिटी है, ये जो टर्म था मोलैलिटी। क्लियर है? अब देखते हैं क्या है ये रिलेशन क्या है। तभी हम फाइंड कर सकते हैं ना जब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन हो। अगर डेंसिटी नहीं दिया है तब इनका रिलेशन नहीं आएगा, ये बात ध्यान में रखना है। तो हमारे पास मोलैलिटी इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला बनेगा, तो हम ऊपर लिख देते हैं 1000 m डिवाइडेड बाय 1000 d माइनस मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। जो सॉल्यूट का मोलर मास होगा, इस सॉल्यूट आ रहा है ना स्क्रीन में, हाँ ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेशन बनता है मोलैरिटी मोलैलिटी का, इसमें ये डेंसिटी क्या है और ये क्या है, इसको हम थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देते हैं। क्लियर है? तो ये D क्या है? D इज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और वो जो लिखा गया है mm है ना, SOLUTE सॉल्यूट, इट इज व्हाट? इट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इस वाले इक्वेशन का क्लास 12 में एक आध न्यूमेरिकल आपको मिल सकता है, या फिर अगर कहीं पर मोलैलिटी ये और मोलैरिटी दोनों दिया हुआ है तो हम डेंसिटी फाइंड कर लेंगे, यही फॉर्मूला यूज करके फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा टर्म मोलैलिटी। अब जानते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन अगला टर्म है। तो देखा जाए मोल फ्रैक्शन, हम लिखते हैं मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट टर्म इज मोल फ्रैक्शन। कुछ नहीं, ये भी बिल्कुल सीधा सा टर्म है, फ्रैक्शन बताना है। अगर हमारे पास एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है तो दोनों का फ्रैक्शन होगा, इसमें मोल का फ्रैक्शन बता देंगे। तो मोल का फ्रैक्शन के लिए क्या करना है, ध्यान से देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उसमें क्या होता है, दो पार्ट होता है। क्या होता है, एक सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। क्लियर? इसको ए ले लेते हैं, तो इसको क्या बी ले लिया जाए। मतलब ये पार्ट ए ये पार्ट बी, मतलब सॉल्वेंट पार्ट ये सॉल्यूट पार्ट। क्लियर? अब सॉल्वेंट जितना नंबर ऑफ मोल्स होगा उसको हम क्या मान लेते हैं, एन ए मान लेते हैं। ये क्या हो जाएगा फिर, एन बी हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्या देखा जाए। अब यहाँ मोल फ्रैक्शन, तो ये जो मोल फ्रैक्शन है इसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब एक्स ए बताया जाए क्या होगा, तो एक्स ए मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और इसी को अगर इनटू 100 कर दें तो परसेंटेज ऑफ ए आ जाता है, मोल परसेंटेज आ जाएगा। लेकिन यहाँ मोल फ्रैक्शन बताना है, तो हम क्या कहते हैं, एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी, ये हो गया। दूसरा, अगर एक्स बी पूछा जाए तब इट इज इक्वल टू क्या कहा जाएगा, एक्स बी के लिए तो एन बी, जितने नंबर ऑफ बी होंगे डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी, ये हो गया, ये ए एन है ये। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और अगर इन दोनों का मोल फ्रैक्शन ऐड किया जाए, टोटल परसेंट कितना होता है, अगर किसी का भी मास फाइंड करें, दोनों सब सब्सटेंस के जितने भी सब्सटेंसेस हैं सबका मास और सॉरी सबका परसेंटेज ऐड करें तो 100%। वैसे ही अगर मोल फ्रैक्शन एक्स ए एक्स बी दोनों को जोड़ दें तो ये क्या आएगा, 1 आएगा। ये सब फॉर्मूले को लेकर चलना है आगे, 12th में भी आएगा, बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ये सब जो टॉपिक पढ़ रहे हैं।
और इसकी तैयारी कहाँ से करनी है? क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर से, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन से। क्लियर है? एक मिनट जरा सा। ओके, तो एक क्वेश्चन अगर इस पर देखा जाए ना, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि सपोज करते हैं 200 ग्राम ऑफ NaOH solution, NaOH solution containing 20 gram of NaOH. Find the mole fraction of NaOH. Find the mole fraction of NaOH. क्या होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH? तो सॉल्व करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। देखा जाए तो पहला काम क्या है, टोटल सॉल्यूशन है 200 ग्राम का, और वो सॉल्यूशन कैसा होगा, यहाँ अगर कुछ नहीं लिखा है समझ लेना है एक्वस सॉल्यूशन है, नहीं तो एक्वस लिख दिया तो पानी ही है, सॉल्वेंट है ना। मतलब यहाँ हम सिर्फ सॉल्यूशन लिखें, इसका मतलब क्या, वाटर में डिसॉल्व है। क्लियर है? तो अगर यदि वाटर में डिसॉल्व है और इसको अगर सॉल्व किया जाए तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। यहां तो यहां लिखते हैं क्या, मास ऑफ सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन का मास कितना, 200 ग्राम, 200 ग्राम। क्लियर? और इसमें NaOH कितना, NaOH इज इक्वल टू 20 ग्राम। तो वाटर इज इक्वल टू 200 माइनस 20 इज इक्वल टू 180 ग्राम। ठीक है, मतलब हमको NaOH कितना है, वाटर कितना है, दोनों का पता चल गया। तो मोल्स मतलब मास पता चल गया, मोल्स में चेंज कर लेना है। तो मोल्स मतलब N ऑफ NaOH पता कर लेते हैं। इट इज इक्वल टू क्या लिखना चाहिए, गिवन मास, वैसे जैसे नंबर ऑफ मोल्स पता करते थे, गिवन मास 20, मोलर मास 40 इक्वल टू हाफ मोल, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, इट इज 0.5 मोल। वैसे मोल्स ऑफ वाटर देख लेते हैं, तो N ऑफ H2O इट इज इक्वल टू क्या, 180 डिवाइडेड बाय 18 दिस बराबर 10 मोल। आ गया नंबर ऑफ मोल्स दोनों का। किसका नंबर ऑफ मोल्स पूछा क्वेश्चन में, नंबर ऑफ मोल्स पूछा है, सॉरी मोल्स फ्रैक्शन पूछा है NaOH का। तो NaOH का हाफ ऊपर रख देते हैं, हाफ मतलब x ऑफ NaOH इट इज इक्वल टू व्हाट, हाफ, ऊपर लगा दिया जाए, नीचे क्या रखेंगे, तो यही हाफ प्लस 10। इसी तरीके से सॉल्व करना है। ये तो एलसीएम ले लिया जाएगा, तो नीचे पूरा 10, तो ये पार्टिकल, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये हो गया हाफ। क्लियर? ये कितना बन जाएगा, अगर हम एलसीएम सीधा 2 ले ले तो ये तो 20 होगा, 20 प्लस 1 ये 21/2, ये 2 नीचे आ जाएगा, ये 2 ऊपर चला गया। तो अब क्या लिखना होगा, चलो ये से ही सीधा 2/2 कैंसिल कर देते हैं। क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 1/21 ये पार्ट आएगा किसका, NaOH का इन दिस सॉल्यूशन। द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इज 1/21। ओके, तो ये हम इस तरीके से क्या फाइंड करेंगे, मोल फ्रैक्शन किसी भी सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट का। क्लियर है? अब बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट इज रिलेशन. रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी. जो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी, इन दोनों का क्या रिलेशन होगा, आपस में ये दोनों कैसे रिलेट होते हैं. तो ये दोनों को अगर रिलेट करना है ना, तो मोलैलिटी इज इक्वल्स टू लिखते हैं 1000xb. याद होगा b किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, इट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय xa इनटू, ठीक है, ये x है, ये भी x है, और ये इनटू मोलर मास ऑफ b. ज्यादातर केसेस में मोलर मास ऑफ b, सॉरी एक सेकेंड, मोलर मास ऑफ a, मतलब सॉल्वेंट का मोलर मास लगाना है. और ज्यादातर केस में सॉल्यूशन क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है. तो हम एक्वस सॉल्यूशन में यहाँ क्या लेंगे, 18 ले लेंगे. समझ में आ गई बात. तो यहाँ इस फॉर्मूले से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व होंगे और बहुत इजी न्यूमेरिकल होता है, बहुत भारी नहीं रहेगा. क्या रहेगा, बोल देगा ना कि कोई सॉल्यूशन है, उसका मोलैलिटी गिवन है कि 0.2 है, बस इतना ही देगा. और बोलेगा बताइए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, कि ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मतलब वहां सॉल्वेंट कितना है. कुछ नहीं है, बहुत आसान तरीका है. अगर ये दे दिया ना, तो हम इन दोनों को ए के फॉर्म में ले आएंगे, ये एक्स बी को भी ए के फॉर्म में चेंज कर देंगे. तो याद है हम लोग पढ़े थे एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, ठीक है. तो एक्स ए के फॉर्म में, तो एक्स ए इज इक्वल टू क्या लिखना होगा, एक्स ए इज इक्वल टू एक्स बी माइनस 1. और यहाँ एक्स बी को एक्स ए लगाना है, तो एक्स बी इज इक्वल टू, सॉरी 1 माइनस एक्स बी हो गया. वैसे ही अगर एक्स बी इज इक्वल टू, तो 1 माइनस एक्स ए. बस यही चीज को हम यहाँ लगा देंगे, तो एक्स ए का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा. सिर्फ एक ही वेरिएबल बचा है ना, और एक्वस सॉल्यूशन तो यहाँ 18 लगा देंगे. तो ये सारे प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व हो जाएंगे. क्लियर है. तो मोल फ्रैक्शन भी खत्म हो चुका है. इसके बाद आने वाले लेक्चर में नॉर्मेलिटी को देखा जाएगा, मतलब नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन. क्लियर है. तो इस लेक्चर में बस इतना ही. आप लोग इस पे क्वेश्चन सॉल्व करिए. एनसीईआरटी में काफी इजी क्वेश्चंस दिए हुए हैं. कोई भी आप कोचिंग के स्टडी मटेरियल का हेल्प ले सकते हैं, है ना. मैं नाम यहाँ नहीं बताऊंगा. कोई भी ABCD, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स है ना, कोचिंग है. तो आप किसी एक जो बेस्ट अभी मार्केट में चल रहा है उसके स्टडी मटेरियल को उठाइए, और जो भी क्वेश्चंस है ना, चाहे नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी है, एम्स का कर रहे हैं उसके लिए भी है, या फिर IIT के लिए कर रहे हैं अप टू एडवांस लेवल, ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा. तो प्रैक्टिस बनाना है इस लेवल तक आकर कि वो बहुत इजी सॉल्व हो जाए. ठीक है. तो इस लेक्चर में इतना ही. अगले लेक्चर में हम लोग नॉर्मेलिटी पे बात करेंगे.